इंडियन टीवी 24 के खास कार्यक्रम खास लम्हे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। खास लम्हे में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं जिनके साथ हमारी खास बातचीत होती है। और आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वह हैं उच्च न्यायालय लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य चंद्र शुक्ला जी, जिनके साथ आज हमारी खास बातचीत होगी। तो आइए रूबरू होते हैं सूर्य चंद्र शुक्ला जी से। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इंडियन टीवी 24। थैंक यू सर, जिस तरीके से आप पेशे से अधिवक्ता हैं तो बात यहीं से उठाऊंगा कि देख रहे हैं कि तकरीबन 60 दिन के करीब हो चुके हैं लॉकडाउन लगा हुआ, देश के अंदर देशव्यापी लॉकडाउन लगा है। भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जब रेल के पहिए थम गए, सारे संसाधन, सारे प्रतिष्ठान, सारी दुकानें बंद कर दी गईं और न्यायालयों के दरवाजे पर ताले लगा दिए गए। ऐसे में संकट आ गया अधिवक्ताओं के सामने रोजी रोटी का भी। तकरीबन 60 दिनों के अंदर तमाम तरीके की उनकी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने एक आश्वासन भी दिया था कि अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से एक भत्ता दिया जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से वो एक कोरा आश्वासन प्राप्त हुआ, झुंझुना सा दिखाई पड़ा एक प्रकार से। तो सर, किस तरीके की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है अधिवक्ताओं को, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। ऐसा है, पहले मैं अपना नाम बता दूं, सूर्य चंद्र शुक्ला एडवोकेट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मेरा कहना ये है कि जो ये कोविड-19 आया, इस महामारी के कारण पूरा विश्व लॉकडाउन हो गया, पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ठीक है, लेकिन अधिवक्ता एक ऐसा समाज है, वो अगर भूखे पेट भी हो अधिवक्ता तो भी किसी से मांग नहीं सकता है, उसका अपना एक स्वाभिमान होता है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो मतलब पैसा नहीं कमाता, जो खाली सेवा करता है, उसकी इनकम जो है, उसका काम जो है पैसा कमाना नहीं, सेवा करना है। तो जब उसका काम सेवा करना है, तो जब उसकी कोई इनकम नहीं, जब सब कुछ बंद है, तो सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे लोग, ऐसे समाज को, ऐसे जो आपके हैं जो सेवा करते, जो इनकम नहीं करते हैं, तो उनको सरकार कोई न कोई व्यवस्था करे। जैसे लोन दे रही सरकार, तो अधिवक्ताओं को भी कर्ज दे दे, मतलब बिना किसी गारंटी के, जिससे वो अपना पेट पाल सकें। दूसरी बात यह है, हमने पिछली बार भी हमने एक बार बताया था कि हम जब अधिवक्ता अपना वकालतनामा दाखिल करता है किसी केस में, तो वो 100 रुपये का टिकट लगाता है। पहले एक टिकट 5 रुपये लगता है, एक टिकट का 10 रुपये लगता है, एक टिकट 100 रुपये लगता है। वो 100 रुपये का टिकट जिस बार के हम मेंबर होते हैं, लोकल बारें जो होती हैं उनके मेंबर होते हैं, वो पैसा उस बार हम जाता है। उस बार का मतलब उस बार हम पैसा हमारा इसीलिए जाता है कि हमको उस वक्त ज़रूरत पे हमारे वो काम आवे। अब जब मुसीबत का वक्त आया है, तो हर अधिवक्ता लगभग एक महीने में कम से कम 10 वकालतनामे दाखिल करता है। 10 के हिसाब से उसका साल में हो गया क्या नाम 12,000, और कम से कम 7 साल से स्कीम चल रही, तो 12 सत्ती 84 मतलब ऐसे रुपया उसका हो गया। तो अगर यही अधिवक्ता को कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम अगर 5,000, 20,000 या 25,000 या 30,000 रुपया जो उसका है उसको दे दें, तो अधिवक्ता के परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। साथ हम अपने मुंशी को, अपने टाइपिस्ट को भी 1,000-2,000 रुपये दे देगा, जिससे उसका परिवार पल जाएगा और उसका स्टाफ की भी रोजी चल जाएगी, क्योंकि मुंशी भी उसी पे डिपेंड है, उसका जो स्टोन है उसी पे डिपेंड है। तो अधिवक्ता के लिए वर्तमान में, और ये मदद जो अधिवक्ता मांगे उसको भी करे, जो अधिवक्ता न मांगे सबको मदद होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी की स्थिति इस समय, आर्थिक स्थिति हर आदमी की खराब है, हर अधिवक्ता खराब है। इसलिए सबको ये पैसा दिया जाना चाहिए बार की तरफ से। जो वकालतनामे, तो हमारा रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है, हर वकालतनामे का रिकॉर्ड मौजूद होता है, फिर भी हमारी बार कुछ नहीं कर रही। इस मामले में बार कोई नहीं है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, न सरकार ध्यान दे रही, न हमारी बार ध्यान दे रही। इसलिए हम लोगों को बड़ी परेशानी भैया है। सर, एक अहम मुद्दे की तरफ चलते हैं, एक अहम मुद्दे पर प्रकाश डालते हैं कि सर, जिस तरीके से आप देखिए लॉकडाउन के दौरान जब देश के अंदर समस्याओं का सामना हर वर्ग को करना पड़ रहा है, ऐसे में जो अमीर वर्ग था वो तो सशक्त था, उसने अपना उसका जो भी था वो अपने तरीके से उसको हैंडल करता रहा। जो निम्न वर्ग था उसको सरकार मुहैया करा रही है, उसकी सुविधा, उसका बंदोबस्त कर रही है। बीच में एक आता है मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है, उसके सामने तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ गई। वो भी तो कर का भुगतान करता है, तमाम प्रकार के कर का भुगतान करता है। ऐसे में उसको जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, समाज 3 तरीके से बटा हुआ। आपने बताया कि एक अमीर वर्ग हो गया, एक मध्यम वर्ग हो गया, एक गरीब वर्ग हो गया। गरीब वर्ग के लिए हमारे जो राजनेता बने हैं
वो अपना वोट बैंक के लिए गरीब है, मजदूर है, प्रवासी मजदूर की मदद करे। अच्छी बात है, सबकी मदद होनी चाहिए। कोई भी गरीब, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी को कोई पीड़ा नहीं हो, ये होना चाहिए। राजा का धर्म यही है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन एक मध्यम वर्ग है जिसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में हर व्यक्ति जो भी है, अगर कोई कमाता है तो अपना 2-4 10 दिन के, 15 दिन के, महीने भर के लिए व्यवस्था करता है। लेकिन एकाएक जो उसके ऊपर आपत्ति आ गई, 60 दिन का लॉकडाउन हो गया, 60 दिन की उसकी इनकम चली गई। सरकारी कर्मचारी वो है नहीं, महीने में वेतन उसको मिलता नहीं, रोज़ कमाता रोज़ खाता है, तो अब उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई। लेकिन समाज की वजह से वो कहीं किसी से कह भी नहीं सकता कि मैं भूखा हूँ, मेरे घर में खाने नहीं, क्योंकि उसका मकान 2 मंजिल बना हुआ है। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार यहाँ पे समानता का अधिकार लाना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि जैसे राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड सबका बनना चाहिए। टाटा का भी बनना चाहिए, अनिल अंबानी का भी बनना चाहिए, गरीब से गरीब का भी बनना चाहिए, हर व्यक्ति का बनना चाहिए। हर व्यक्ति को राशन सरकार दे। इससे ये लगता है जैसे आपने कोविड महामारी में रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपया दिया, तो एक कमाऊ पूत आपका है जो आपकी आर्थिक मदद कर रहा, सरकार की मदद कर रहा, उसको सरकार कोई मदद नहीं करती। अब जहाँ तक रह गया मध्यम वर्ग की बात रहेगी, मध्यम वर्ग सारे टैक्स जितने सरकार पे करता है, बिजली बिल वो भुगतान करे, हाउस टैक्स वो दे, वाटर टैक्स वो दे, इनकम टैक्स वो दे, जीएसटी भुगतान वो करे, बैंक से मकान बनाने के लिए बैंक से कर्ज ले, कर्ज पे ब्याज दे, मतलब सारी इनकमों का स्रोत जो है मध्यम वर्ग है। लेकिन सरकार, इतनी महामारी बीत गई, इतनी परेशानियां आई, लेकिन सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि मध्यम वर्ग के लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। मध्यम वर्ग के लिए भाई गरीबों को उसमें आपने 500 रुपये खाते में डाल दिए, मध्यम वर्ग कहाँ जाए? उसको, उसके पेट में भी कुछ नहीं, उसके घर में भी कुछ नहीं, और जबान से उसके मुंह से कुछ निकल नहीं सकता है। इसलिए मध्यम वर्ग के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम ये नहीं कहते किसी का आप वो करिए, लेकिन सरकार को समानता का अधिकार लाना चाहिए सबके साथ। आप अगर अमीर, आज स्थिति ये है कि अमीर गरीब सब बराबर हैं, आटा किसी घर में नहीं है। तो जब आटा किसी घर में नहीं, तो ये मतलब ये कौन तरीका है कि आप गरीब को आटा दे देंगे, और जो आपका खजाना भरता है, जिससे आपकी पूरी सरकार चलती है, जिससे सबको तनख्वाहें मिलती है, जिसके मंत्रियों को रोटी दाल चलती है, मंत्रियों को पैसा मिलता है, जिससे सारी योजनाएं आप सफल करते हैं, उसके लिए आपके पास कोई हमदर्दी ही नहीं। तो हमारा निवेदन सरकार से ये, मध्यम वर्ग के लिए अवश्य ये बात सोचें कि मध्यम वर्ग की कहीं ना कहीं कोई आर्थिक, उसका जो जिस तरीके से हो सके उसकी मदद हो, कि उसके भी बच्चे हैं, उसके भी घर में बीवी है, उसके भी बच्चों को खाने पीने की इच्छा होती है। तो हमारा सरकार से निवेदन, मध्यम वर्ग के लिए अवश्य कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करे सरकार। सर, एक सवाल यहाँ पर रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप वर्तमान की अगर बात करें तो 2 दलों के बीच में एक राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने भाजपा के सामने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पलायन करने के लिए बसों का ऑफर किया, और भाजपा ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। आप अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं इस पर? देखिए, हमारा किसी राजनीतिक से वो नहीं है, लेकिन हमारा कहना ये है कि भाजपा शासित कई राज्य हैं। अगर आपको बसें देनी हैं तो आप यूपी में देने के बजाय आप अपने शासित राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में कितनी भीड़ रोज दिखाई देती है, राजस्थान में है मजदूर आ रहे हैं, पंजाब में, लुधियाना में, जहाँ जहाँ आप शासित हैं, आप वहाँ मजदूरों को ला के, अगर ज़्यादा आपको लगता है वहाँ के मजदूर ला के आप यूपी के बारे में छोड़ दीजिए। तो वो जो बसें, 1000 बसें आप यूपी देने के लिए, अपनी राजनीतिक लाभ के लिए आप कर रहे थे, इससे अच्छा था कि आप वहाँ के मजदूरों को, वहाँ के मजदूरों की मदद करते, जो वहाँ से पैदल आके यूपी के बॉर्डर पर सब मजदूर आए हैं। कि यूपी का मजदूर यूपी बॉर्डर नहीं आया, ये सब जो आया महाराष्ट्र से आया, दिल्ली से आया है, राजस्थान से आया है। तो हमारा निवेदन सरकार, कांग्रेस पार्टी से यही था कि अगर आपको मतलब मदद ही करनी थी उनकी मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की, तो आप वहाँ अपनी प्रदेश से ला के, और जो जहाँ होता है उसके बॉर्डर छोड़ देते, तो आपकी मदद मानी जाती। अब आप दिखाने के लिए 1000 बसें ला के आप यूपी की मदद कर रहे हो, जब आप घर में खुदे लोग भूखे बैठे, दूसरे घर में आप खाना खिला रहे हो। तो हमारा कहना ये खाली राजनीतिक लाभ के लिए था, और भाजपा ने बिल्कुल सही किया जो उनकी बसों की मदद नहीं ली, क्योंकि भाजपा में यूपी में खुद 27,000 बस मतलब प्रवासी मजदूरों को कर रही हैं, और पता नहीं कितनी ट्रेनें आ रही, कितने लाख लोग यहाँ आ चुके हैं। इसलिए ये जो भाजपा का निर्णय था बहुत सही था। सर, एक अंतिम सवाल जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप जिस पेशे से जुड़े हुए हैं उसको लेकर ही अंतिम सवाल है हमारा, कि जिस तरीके के रोजी रोटी का संकट है अधिवक्ताओं के सामने, और जैसा आपने बताया भी कि बार भी उस पर कोई कदम नहीं बढ़ा रही है, सरकार भी कोई कदम नहीं बढ़ा रही है, मान लीजिए कि कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाती है, तब अधिवक्ताओं के द्वारा क्या कदम बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में कुछ बताइए।
देखिए, अधिवक्ता एक ऐसा समाज है जो खुद रास्ता बनाता है। अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो ऊपर वाला अधिवक्ता के साथ है, और हमें उम्मीद है कि हमें तो 100% उम्मीद है, यही है कि कोई भी अधिवक्ता के लिए नहीं करेगा। अधिवक्ता को खुद ही कोई न कोई रास्ता चुनना पड़ेगा, अपने लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कोई समाज कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। तो क्या सर इसके लिए मतलब कोई आंदोलन आदि के लिए बाध्य होंगे अधिवक्ता लोग? अब ये हमारी जो बार हैं, जो बार काउंसिल्स हैं, जिनको हमने जिताया है, जिनको हमने वोट दिया है, हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि भाई सरकार कुछ न कुछ अधिवक्ताओं के लिए, जैसे ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है, हर उसके लिए कोई मतलब वित्त मंत्री जी ने किया है, व्यवस्था किया है। अधिवक्ता के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। अब अधिवक्ता के लिए एक समस्या और बहुत विकराल पैदा होगी कि जब न्यायालय खुलेगा तो छोटे छोटे चैम्बर हैं, बिल्कुल मतलब एक चैम्बर में 4-4 अधिवक्ता बैठते हैं और 8-8 मुवक्किल बैठते हैं। अब वहाँ समस्या बैठी सोशल डिस्टेंसिंग की, वो अधिवक्ता के पास के सामने आएगी कि कैसे अपने मुवक्किल से बात करे, कहाँ मुवक्किल को बैठाए, कैसे मुवक्किल से बात करे। मुवक्किल से मिल, तो इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि न हो सके तो अधिवक्ताओं के लिए बैठने कहीं व्यवस्था उचित तरीके से करा दें, जिससे अधिवक्ता अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्या नाम अपने मुवक्किलों से उनकी बात सुन सकें और उनके बात सुनने के बाद उनका पक्ष न्यायालय में रख सकें। इंडियन टीवी 24 के खास लम्हे में आज मेहमान के रूप में हमारे साथ थे लखनऊ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र शुक्ला जी। अगली कड़ी में फिर किसी शख्सियत के साथ हम फिर रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए इंडियन टीवी 24 में, यानी दीपक तिवारी के साथ।